पिता के एक फैसले ने बेटों के होश उड़ा दिए। जगदीश प्रसाद जी चुपचाप बैठे हुए बड़ी बहू गीता की बातों को सुनते जा रहे थे। लग रहा था कि किसी भी समय वो अपना धीरज खो बैठेंगे, पर किसी तरह उन्होंने अपने आप को काबू में रखा हुआ था। गीता थी कि अनाप शनाप बोलती जा रही थी। बात बस इतनी सी थी कि पिछले 3-4 दिन से जगदीश प्रसाद जी के दांतों में कष्ट हो रही थी, दर्द से बेहाल थे। डॉक्टर को दिखाया तो उसने दांत को निकलवाने की सलाह दी थी, पर दर्द के कारण यह संभव न था। अंत में डॉक्टर ने दर्द कम करने की दवा दी थी। वो कहा था कि दर्द खत्म हो जाए तभी दांत निकलवा जाएगा। दांत दर्द की वजह से वो कुछ खा पी नहीं रहे थे, इसलिए बहू को खिचड़ी बनाने के लिए कहा था, पर उसने 2 सूखी चपाती और सूखी सब्जी बेटे के हाथ भिजवा दी थी। जगदीश प्रसाद जी ने थाली को हाथ भी नहीं लगाया और अब बहू गीता जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि जब खाना नहीं होता तो पहले से ही बता दिया करो, कितना भी करो इनके नखरे नहीं ख़त्म होते। वो ये बात समझने के लिए तैयारी नहीं थी कि दांत दर्द की वजह से ससुर जी चपाती चबाने में असमर्थ हैं, और गुस्से में थाली उठाकर बाहर चली गई। जगदीश प्रसाद जी ने एक गहरी सांस ली और अपनी छड़ी उठाकर अपनी लंगोटिया दोस्त कैलाशनाथ के घर की ओर चल दिया। आज उनका दिल बहुत उदास था। अपनी दिकोंत पत्नी की याद उन्हें आने लगी और सड़क के किनारे बने एक बेंच पर वो बैठ गए। अतीत ने तीव्रता के साथ उनके यादों में प्रवेश किया। जगदीश प्रसाद जी सरकारी कार्यालय में सेवारत थे। उनके 3 बेटे थे, अनिल, सुनील और राजेश। तीनों ही पढ़ने में अच्छे थे। उनकी पत्नी कांता एक पढ़ी लिखी लेकिन मेहनती एवं स्वाभाविक स्त्री थी, जो कुशलता के साथ उनके घर का संचालन करती थी। मितव्यता क्या होती है वो जगदीश प्रसाद जी ने पत्नी से ही सीखा था, इसलिए महीने के अंत में अपनी पूरी पगार वो पत्नी के हाथ में सौंप देते थे और खूब निश्चित हो जाते थे। घर के मामले में वो कभी नहीं बोलते थे, पर पत्नी को जब भी उनकी सलाह की ज़रूरत होती तो वो हरदम उनके साथ होते थे। समय के साथ उनकी उन्नति होती गई और बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर चुके थे। अपने जीवन काल में उनकी पत्नी ने एक जो सबसे अच्छा काम किया था वो मकान बनवाया। शहर की एक अच्छी सी कॉलोनी में उसने अपने सपनों का संसार बसाया था। जगदीश प्रसाद जी ने ऑफिस से लोन लेकर कुछ दोस्तों से मदद लेकर पत्नी के इस सपने को पूरा किया। पहले मकान 1 मंजिल था, पर अब जब बच्चे बड़े हो गए तो जगदीश प्रसाद जी ने हिम्मत करके मकान की 2 मंजिल और भी बनवा ली। उनके तीनों बेटे की शादी हो गई थी और तीनों बेटे के 2-2 बच्चे भी हो गए थे, और अब जगदीश प्रसाद जी अपने छोटे बेटे के साथ निचली मंजिल पर रहते थे। अनिल एवं सुनीता दूसरी और तीसरी मंजिल पर रहते थे। रसोइया सबकी अलग अलग थी। बस त्यौहार वाले दिन सब एक साथ इकट्ठे होकर त्यौहार मनाते थे। मुँह से तो कोई कुछ नहीं कहता था, पर राजेश की पत्नी को बहुत तकलीफ होती थी कि सारा काम मुझे ही करना पड़ा। दोनों भाभीओं बस हाथ हिलाने के लिए आ जाती थी। उधर दोनों का कहना था कि भाई रसोई तो तुम्हारी है तो जिम्मेवारी भी तुम्हारी है, पर ये बातें कभी भी झगड़े का रूप धारण नहीं कर पाती थी, क्योंकि कांता जी खुद भी एक मेहनती महिला थी, जो उम्र के इस दौर में भी चुस्त तंदुरुस्त थी। सारा दिन कुछ न कुछ करते रहना उनकी आदत थी। इसी कारण काम को लेकर बहुएं ही उन पर निर्भर थी। जगदीश प्रसाद जी जब भी अपनी पत्नी के साथ बैठते थे तो कहते थे कि हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं, पेंशन तो आएगी ही, बस आराम से गुजारा हो जाएगी। जवानी में तो जो सपने मैं तुम्हारे पूरे नहीं कर पाया वो अब करूँगा। और पत्नी हल्के से मुस्कुरा कर अपनी सहमति प्रकट कर देती थी। पर जगदीश प्रसाद जी का ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाया और एक दिन पत्नी उन्हें अचानक छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। जगदीश प्रसाद जी के तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई, पर होने को कौन टाल सकता है। जिस पत्नी ने इसे यंत्र से मकान की नींव बनाई थी, उसने अब दरारें पड़ने शुरू हो गई थी। हालात इतने बदल गए कि त्योहारों के समय एक दूसरे के बधाई देने भी सबको कष्ट होने लगा था। सब अपनी अपनी गृहस्थी में मस्त हो गए थे। एक अकेले जगदीश प्रसाद ही रह गए थे जो सब कुछ समझ रहे थे, पर उम्र के इस दौर में अपने आप को सहाना या महसूस करने लगे थे। 2 दिन पहले ही जब वो अचानक घर से गुस्से में उन्हें बेटों और बहुओं की आवाज़ सुनाई कि क्लास में चुपचाप खड़े हो गए और उन्हें
दुख का वो ठिकाना न रहा जब उन्होंने सुना कि तीनों बेटे ने उन्हें 2-2 महीने के लिए बांट दिया है। छोटी बहू को शिकायत थी कि जब मकान में सबका बराबर का हिस्सा है तो पिताजी का सेवा में ही सबका बराबर का हिस्सा होना चाहिए। मैं भी थोड़ा आज़ाद रहना चाहती हूँ, जो पिताजी के कारण संभव नहीं हो पा रहा है। तकलीफ तो सबको हो गई थी पर कोई चारा न था और अब जगदीश प्रसाद जी तीनों बेटे को हिस्से में बांट गए थे। जिंदगी यूं चलती जा रही थी। 2 महीने कभी एक बेटे के पास, फिर दूसरे, फिर तीसरे। मुसीबत तो तब आती है जब कभी महीने के अंत में यदि उनकी तबीयत खराब हो जाती तो इलाज ये सोचकर नहीं कराया जाता था कि अब 2-4 दिन के बाद दूसरे बेटे के पास तो जाना ही है, वही इलाज करा देगा। आज जगदीश प्रसाद जी का सब्र का बांध टूट गया था। 2 दिन पहले ही उन्होंने दांत निकलवाया था। उनका दिल कुछ मीठा, कुछ गरम, कुछ नरम खाने का हो रहा था। उन्होंने अपनी मंझली बहू को हलवा बनाने के लिए कहा और हल्का सा जवाब था कि मैं अपनी खाली नहीं हूँ, आपको और कुछ तो सूझता नहीं, इस उम्र में भी खाने की पड़ी है। 2 दिन के बाद मोना के पास जाएंगे तो वहीं खा लेना, मैं किटी पार्टी के लिए लेट हो रही हूँ। और जगदीश प्रसाद जी का सब्र का पैमाल छलक उठा। आज तक वो अपने बेटे बहुओं के सब जतिन बर्दाश्त कर रहे थे, पर आज तो हद ही हो गई। आंखों आंसुओं से भर गई और वो कैलाश जी के घर चल पड़े। कैलाश जी के बचपन के मित्र थे। उनके बचपन के मित्र थे। शिक्षा प्राप्ति से लेकर सेवानिवृत्ति तक दोनों साथ ही रहे। कैलाश नाथ जी थोड़े व्यवहारिक विद्वान व्यक्ति थे। वो दिल से नहीं दिमाग से सोचते थे। उन्होंने अपने दोस्त को कई बार समझाया था कि थोड़ा रौब रखा करो, किस बात की तुम्हें कमी है, मकान अभी तुम्हारा नाम है। बेटे बहू जब भी सिर पर बैठने की कोशिश करे तो धमकी दे दिया करो कि किसी को भी हिस्सा नहीं दूंगा। पर जगदीश प्रसाद जी को ये बात मंजूर थी। उनको कहना था कि जब मकान बनवाया ही बच्चों के लिए तो ऐसा सोचने किस लिए, लेकिन आज उन्हें लग रहा था कि अब कुछ करने का समय ही आ गया है। कैलाश नाथ जी सलाह मशवरा करके जगदीश प्रसाद घर आकर पत्नी के तस्वीर के सामने आकर खड़े हो गए, जैसे मन ही मन उसके विचार विमर्श कर रहे हों। एक दृढ़ निश्चय उसके चेहरे पर आ गया और वो भूखे पेट ही सो गए। किसी ने भी खाने के लिए नहीं पूछा। उन्हें पता था कि उन्हें तीनों बेटों पत्नियों का गर्मी की छुट्टी में बाहर जा रहे हैं। किसी को भी यह ख्याल नहीं था कि पिताजी क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे। जगदीश प्रसाद जी ने भी कुछ नहीं कहा। उन्हें अपनी योजना को अंतिम रूप देने का अवसर मिल रहा था। वो चुपचाप शांत भाव से बैठकर सबकी तैयारियां देख रहे थे। वैसे भी उनका मानना था कि जब बेटे ही माँ बाप को नहीं पूछता तो बहुओं के क्या उम्मीद रखना। बहुओं तो चाहती ही है कि किसी को सेवा न करनी पड़े। वो तो पति और बच्चे में ही अपना परिवार देखती है। सास ससुर उन्हें बोझ लगते हैं। वो अपने अधिकारों के प्रति तो सचेत रहती है पर अपने कर्तव्यों की तरह से आंख मूंद लेती हैं। सबके जाने के बाद जगदीश प्रसाद जी अपने मित्र के साथ प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। प्रॉपर्टी डीलर कैलाश नाथ जी के पुत्र एक खास दोस्त था। उनसे मिलकर अपनी व्यवस्था बनाई, कुछ सलाह मशवरा किए एवं आपस से आ गए। 20 दिन बाद जब बेटे बहू पश्चात घर लौटे तो मकान पर ताला देखकर सबकी तैयारी चढ़ गई। छोटी बहू मोना बोलने लगी, हद ही हो गई लापरवाही की। पता था कि हम आज आ रहे हैं, घर नहीं बैठ सकते। उसके गुस्से के कारण भी था कि अब 2 महीने पिताजी को उसके पास रहना था। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद अनिल एवं सुनील कैलाश नाथ जी के घर की ओर चल दिए और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई जब उन्हें पता चला कि पिताजी ने मकान 20 लाख में बेच दिया है और अब वो कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं। तीनों परिवारों के समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया। उन्हें लग रहा था कि ये एक भद्दा मजाक है जो पिताजी ने उनके साथ किया है। गुस्से में तीनों भाई उबल रहे थे। पिताजी ऐसा कैसे कर सकते हैं? मकान की कीमत लगभग 2 करोड़ की थी तो पिताजी ने 20 लाख का घंटा क्यों उठाया? यह उन सबकी समझ से बाहर था। कोई चारा न देखकर सब अपने ससुराल चले गए। अगले दिन बड़े बेटे के पास कैलाश नाथ जी का फ़ोन आया और उन्होंने तीनों पुत्रों को अपने पास आने के लिए कहा। कुछ आवश्यक सूचना देनी है। शाम तक का भी इंतज़ार सबको भारी पड़ रहा था।
कैलाशनाथ जी के पास जो सूचना उन्हें मिली उससे तीनों को जुबान पर ताला लग गया। दिमाग जैसे कुंद हो गया। सोचने समझने की शक्ति ने जैसे साथ ही छोड़ दिया। कैलाशनाथ जी ने अनुसार जगदीश प्रसाद जी हरिद्वार चले गए हैं और उन्होंने वहां पर एक घर ले लिया है और अब वहीं रहेंगे। ये समाचार पूरे परिवार पर एक भारी प्रहार था। बहुत अनुनय विनय करने पर कैलाशनाथ जी वो पिताजी का पता प्राप्त कर सके और हरिद्वार के ओर उड़ चले। पिताजी का ये कदम उनकी समझ से बाहर था। हरिद्वार पहुंचकर पिताजी को देखकर एक और झटका लगा। पिताजी का प्रसन्न और स्वस्थ लग रहा था। बेटे बहुओं को देखकर उनके होठों पर मुस्कान आ गई। प्रसन्न दिल से उनका स्वागत किया और दीपक कर किसी की आवाज़ दी। आवाज़ सुनते ही 20-22 साल का एक लड़का सामने खड़ा हो गया। सबने कुतूहल से उसे देखा। जगदीश प्रसाद जी ने सबकी नज़रों को नज़रअंदाज किया और दीपक को 3 प्लेट गरम हलवा लाने के लिए कहा। इसी बीच जगदीश प्रसाद जी सबसे बच्चों की कुशलता के बारे में जानते रहे। बेटे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि कौन पहल करे, पर किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कुछ पूछने की। इतने में दीपक एक ट्रे में 3 प्लेट लेकर आ गया। सबके एक प्लेट पकड़ा दी। किसी ने भी प्लेट को हाथ नहीं लगाया। किसी को बोलते न देखकर जगदीश प्रसाद जी ने कमान अपने हाथ में ही और बोलने लगे। तुम सबको हैरानी हो रही होगी और गुस्सा भी आ रहा होगा कि पिताजी को ये क्या सनक सवार हो गई है, लेकिन कारण भी तुम लोग ही हो। मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम लोगों को कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी। तुम्हारी माँ ने मेरी एक अनेकी अनखा में कितनी कुशलता से घर को चलाया, ये मुझे सबको बताने की ज़रूरत नहीं। और आज मुझे ये कहने में कोई भी शर्म नहीं है कि उसने अकेले तुम सभी को अपने प्यार में बांध रखा था, पर तुम लोगों ने अपने एक बाप को ही किस्से में बांट दिया। पर चलो कोई बात नहीं, कम से कम 2 की शांति से रोटी दे सकते थे। नहीं हो पाया। पार्लर और किटी पार्टी के जाने के सभी के पास वक्त था, पर मेरी 2 रोटियों सबको भारी पड़ रही थी कि तुम सभी को अच्छी तरह से मालूम था कि जिसने पास भी मैं रहता था अपनी पेंशन वही खर्च करता था, लेकिन मेरी दवाई के लिए किसी के पास पैसे नहीं होते थे। तुम सबको अपने अधिकार पता थे, पर इस बूढ़े के प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य भी है, ये तुम में से किसी को भी याद नहीं रहा। और फिर जब मेरे बेटे ही ऐसे हैं तो बहुओं को क्या उम्मीद रखूं? कहते हुए जगदीश प्रसाद का गला रुंध गया। दोनों बेटे बहुओं नजरें झुकाकर बैठे थे। जगदीश प्रसाद ने दोबारा बोलने की शुरू की। मेरा यही फैसला है, तुम्हें पसंद नहीं आया ये मैं जानता हूँ, पर इनके जिम्मेवारी भी तुम लोग हो। तुम्हें पता चल गया कि मैं मकान बेच दिया हूँ। मैं बेचा हूँ, पर मुझे इसका कोई माल नहीं। 4-4 लाख में अपने पोतों पोतियों के नाम से फंड करा दिए हैं, जो उनके बड़े होने पर उन्हें ही मिलेगा। मैंने ये घर खरीद लिया है। 2 कमरे, किचन, बाथरूम, टॉयलेट सभी सुविधा है। उनमें जो कमी थी वो मैंने जुटा ली है। मैंने इसके लिए आश्रम को 24 लाख दे दिए। मेरे मरने के बाद ये घर आश्रम को संपत्तित हो जाएगा। अभी जिस लड़के को तुमने देखा है वह एक अनाथ लड़का है जो अब मेरे साथ रहता है। मैंने एक स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया है, पढ़ता भी है और मेरी सेवा भी करता है। 2 लाख मैंने इसके नाम में भी जमा करा दिया है। बाकी जो बचा, कितना बचा उसका हिसाब तुम लोग लो। मैंने बैंक में जमा कर दिया है। बैंक से जो इंटरेस्ट लगेगा उसका मेरा खर्च आराम से चल जाएगा। मैंने अपना खर्चा आराम से चला लूँगा। अब तुम लोगों की मेरी तरफ से पूरी आज़ादी है, चाहे जैसे वैसे रहो। ये सब कह कर जगदीश प्रसाद चुप हो गए और आराम कुर्सी पर बैठकर अपनी आंखों बंद कर ली। तीनों बेटे बहुओं को समझ नहीं आ रहा था कि पिताजी इन बातों पर अपनी क्या प्रक्रिया प्रकट करें, और सामने पड़ी हलवे की प्लेट को देखकर अलका सोच रही थी कि